हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। I'm सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। ब्लड रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे एस्पिरेंट्स दूर भागते हैं। वो करना ही नहीं चाहते ब्लड रिलेशंस। बहुत दिक्कतें आती है ब्लड रिलेशंस में। ऐसा क्यों होता है? क्यों ब्लड रिलेशंस बाकी सब टॉपिक से टफ हो जाता है? अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट से बात करोगे, अगर आप पूछोगे ना कि रीजनिंग में सबसे टफ टॉपिक आपको कौन सा लगता है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आपको ब्लड रिलेशंस बोलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड रिलेशंस में आपके रिलेशनशिप्स क्लियर नहीं रहते। आपको पता ही नहीं होता कि एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। अब सपोज कोई एक रिलेशनशिप दिया है आपको, अब आपको पता है, जैसे सपोज ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कोई भी XYZ रिलेशनशिप आपको दिया है कि ए इज ब्रदर इन लॉ बी। अब आपको पता ही है कि उसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, आपको पता ही नहीं कि तीसरी भी हो सकती है एग्जाम्पल। तो आप कैसे अच्छा करोगे? एंड सेकेंड गलती ब्लड रिलेशंस की क्या होती है कि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है वो ब्लड रिलेशंस हिट एंड ट्रायल से करते हैं, लगा के देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसको करते हैं। ये फिट बैठ रहा है, एक खाली प्लेस है, सी के लिए है, सी को लगा देते हैं। अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा है। हिट एंड ट्रायल करके आप करोगे तो वो फिर लक बेस्ड हो जाएगी ना। अगर पेपर ईजी है तो हो सकता है आपको पहले बार में आपका आ जाए, बट अगर जो कि पेपर टफ आया, SBI PO के लिए या फिर IBPS PO के लिए अगर आप बैठ रहे हो, तो ब्लड रिलेशंस में अगर आप हिट एंड ट्रायल से कर रहे हो, लक आपका फेवर नहीं किया, तो पता नहीं कितने ट्रायल्स के बाद आप हिट करोगे। क्या आप अपना सिलेक्शन लक बेस्ड रख सकते हो? लक के भरोसे आप अपना सिलेक्शन तो नहीं छोड़ सकते। तो एक्चुअल वे ब्लड रिलेशंस का क्या होता है? एक्चुअल जो ब्लड रिलेशंस का तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखना कि कैसे मेरा अप्रोच होता है, कैसे हम उसे 100% प्रूफ के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि ये अच्छा लग रहा है इसको कर देते हैं, या एक बार इसको करके देखते हैं, ये नहीं हुआ उसको करेंगे। 100%। जैसे अपने पजल्स करते हैं ना, पजल्स में हम लोग पता रहता है कि 3 पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या करते हो? 3 पॉसिबिलिटी बनाते हो, फिर आप एक को करते हो, एक नहीं हुई, दूसरी की, तीसरी की। ऐसा तो नहीं आप एक पॉसिबिलिटी बनाए, 2 पॉसिबिलिटी आए, तीसरी आप बनाए ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि तीसरी होती भी कि नहीं होती। ऐसा पजल्स में नहीं होता, ऐसा ब्लड रिलेशंस में जरूर होता है। तो अपने डिटेल में देखेंगे क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। एंड मैं आपको 100% गारंटी देके बोलता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद और जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूं वो सेम मेथड आप प्रैक्टिस में भी अप्लाई करो, और कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो ब्लड रिलेशंस के, अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस। उसके बाद आप देखो ब्लड रिलेशंस में आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ मिनट्स जल्दी, बहुत जल्दी, जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है। भले ही आपको ब्लड रिलेशंस नहीं आता हो, एक बार खुद से ट्राई करो। उससे क्या होगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी से मिलेगी, आपको क्लैरिटी और अच्छी मिलेगी अगर आप एक बार खुद से ट्राई किए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, पहले कुछ कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग आपके खुद के भाई या बहन हो गए, मतलब पेरेंट सेम है। ठीक है। कजन कौन हो गए? आपके भाई या बहन, बट अपने खुद के नहीं, मतलब सेम पेरेंट्स नहीं है। आपका हो सकता है मौसी की बेटी हो, मामा का बेटा हो, ये होते हैं कजन। स्पाउस कौन होगी? आपका लाइफ पार्टनर। अगर मैं मेल हूं, मेरा स्पाउस कौन होगा? मेरी वाइफ। मेरी वाइफ के लिए स्पाउस कौन हो गया? मैं। तो ये जो तीनों ही है, सिबलिंग, कजन और स्पाउस, ये जेंडर न्यूट्रल है, इससे आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। आंट और अंकल क्या होता है? मदर्स ब्रदर इज ऑल्सो अंकल, फादर्स ब्रदर इज ऑल्सो अंकल। ठीक है, अंकल का फादर्स ब्रदर इज ऑल्सो अंकल, मदर्स ब्रदर इज ऑल्सो अंकल। सिमिलरली आंट के लिए फादर सिस्टर भी है आपकी आंट, और मदर सिस्टर भी आंट है। बट अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना तो कैसे हम लोग यूज करेंगे? हम लोग यूज करते हैं मैटरनल और पैटर्नल वर्ड्स। मैटरनल पैटर्नल क्या हो गया? मैटरनल हो गया मम्मी के साइड का, मम्मी के तरफ का। पैटर्नल हो गया पापा के तरफ का। तो अगर मेरे को स्पेसिफिकली बोलना हो फादर्स ब्रदर, तो मैं बोलूंगा माई पैटर्नल अंकल। सिमिलरली अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना हो कि मदर्स ब्रदर, तो मैटरनल अंकल।
सेम आपका आंट के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। इन लॉज कौन हो गए? इन लॉज हो गए आपके वाइफ की साइड की फैमिली, और अगर मेरी वाइफ है तो उसके लिए इन लॉज कौन हो गए? मेरी साइड की फैमिली। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं मदर इन लॉ कौन हो गई? मेरी वाइफ की मदर। मेरी वाइफ के लिए फादर इन लॉ कौन हो गए? मेरे फादर। सिंपल, ठीक है। नेफ्यू कौन होता है? आपके पापा के भाई का जो बेटा होगा वो भी नेफ्यू होता है। मम्मी के भाई का बेटा होगा वो भी नेफ्यू होता है। मम्मी के बहन का बेटा वो भी आपका नेफ्यू है। पापा के बहन का बेटा वो भी आपका नेफ्यू है। क्लियर? सिमिलरली नीस क्या हो गया? बेटी। जैसे नेफ्यू में था मेल तो नीस में फीमेल हो गया, ठीक है। अब आप याद रखना, नेफ्यू में ही है तो ये मेल है और नीस फीमेल होती है, ठीक है। क्लियर है? अगर बात करें ग्रैंडफादर का, तो ग्रैंडफादर कौन हो गया? ग्रैंडफादर हो गए आपके पापा के पापा और मम्मी के पापा। पापा के पापा को भी आप ग्रैंडफादर बोलोगे, मम्मी के पापा को भी आप ग्रैंडफादर बोलोगे। यहां पे नाना जी दादाजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिमिलरली ग्रैंड मदर के लिए भी सेम, पापा की मम्मी या मम्मी की मम्मी। अब यहां पे अगर आप पैटर्नल लगा दोगे स्पेसिफिकली तो आपका हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पापा के पापा, ठीक है। सिमिलरली ग्रैंड अंकल आंट कौन हो गए? आपके जो दादाजी है, दादाजी के अगर भाई है वो हो गए आपके ग्रैंड अंकल। दादाजी की बहन है या दादी जी की बहन है वो आपकी हो गई ग्रैंड आंट, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार कि कैसे आप फैमिली ट्री बनाते हो। देखो फैमिली ट्री के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, मेल को हम लोग स्क्वायर से बनाएंगे, फीमेल को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। दोनों जन में अगर शादी हुई है, मैरिज हुई है, तो हम लोग 2 लाइन से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर उनका कोई बेटा है, चाइल्ड है, तो हम लोग 1 लाइन नीचे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उनका एक सन है ऐसे, अब इसकी एक सिस्टर भी है तो उसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इससे ऊपर को जनरेशन हमें डिनोट करना है तो हम ऊपर लाइन खींच देंगे। अब मान लो ये जो है, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब बी की मदर हमें डिनोट करनी है तो ये हो गया ऐसे, मान लो एफ, ठीक है। बी का भाई हमें डिनोट करना है, ये है मान लो एच, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली सिंगल लाइन डिनोट करेगा सिबलिंग को, 2 लाइन डिनोट करेंगे मैरिज, और 1 लाइन नीचे अगर करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन, और ऊपर करोगे तो उससे ऊपर वाली जनरेशन, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखनी है कि ये वाली जो होती है इसी होती है फर्स्ट जनरेशन, ये होती है सेकंड, और ये होती है थर्ड जनरेशन। सिमिलरली इसके नीचे आप जाते रहोगे तो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है? अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे फैमिली ट्री में अब आपको मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो गया? एफ कौन हो गया? वाइफ का फादर, फादर है मदर के आपकी वाइफ के साइड का है तो क्या हो जाएगा? इन लॉज, तो फादर इन लॉ, सिंपल, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक है, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, नहीं पता है तो चलो आपने जान लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में हमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेम से आप जेंडर डिसाइड नहीं करोगे। अब मान लो कोई राहुल है, ठीक है, अब बोला हुआ राहुल इज द चाइल्ड ऑफ ए है, ए का चाइल्ड है राहुल, तो अब राहुल मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, आपको नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना। और सेम सेक्स में मैरिज नहीं होगी, मेल मेल में मैरिज नहीं होगी, फीमेल फीमेल में नहीं होगी, मेल और फीमेल में ही शादी होगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। अब ये सब चीज़ें आपको पता होगी। अब कम्प्लेक्सिटीज कहाँ आती है? कम्प्लेक्सिटीज आती है आपकी ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में, बहुत कम्प्लेक्सिटीज आती है। मैक्सिमम लोगों को इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया? इसके आपको याद रखना है 2 केस बनती है, ठीक है। या तो एक बार आप शादी करवा दो ए की, और एक बार ए के सिबलिंग की शादी करवा दो। तो आपको क्या समझना है, जब भी ऐसा कुछ आए ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, आपके माइंड में 2 चीज होनी चाहिए, या तो ए की शादी करवाएंगे या तो ए की सिबलिंग की शादी करवाएंगे। तो अगर फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं तो ये ए है, ब्रदर इन लॉ है, मतलब क्या है? मेल है, ठीक है, हम लोग ने लिख लिया। अब मैंने आपको केस 1 क्या बोला? एज वाइफ्स सिबलिंग इज बी, ठीक है। तो ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, अब बी के लिए हमने तो कुछ नहीं बोला, बी फीमेल होगी तो भी ये लाइन सही है, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। अगर बी मेल होता है तो भी ये लाइन सही है, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है।
एक तो ये केस बन गया। दूसरा क्या है, ए सिबलिंग स्पाउस इज बी। ए ऐसा है, अब इसकी सिबलिंग है कोई, अब सिबलिंग मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, तो हमने एक स्पेस छोड़ दिया। अब इसका जो स्पाउस है वो है बी। तो एक बार मान लो सिबलिंग फीमेल है, ठीक है, तो एक ही बहन है, तो जो बहन है सिबलिंग, ठीक है, उसका जो स्पाउस है वो है बी, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो ए सिबलिंग्स स्पाउस इज बी, ये फीमेल है तो ये मेल होगा। और एक केस क्या बनेगा, मेल है अगर सिबलिंग, स्पाउस इज बी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस बन रहे हैं, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप सिस्टर इन लॉ के लिए देखोगे तो दो केसेस बनेंगे, या तो आप एक की शादी करवा दो या फिर एक के सिबलिंग की करवा दो, सेम ब्रदर इन लॉ वाले में चीज, ठीक है। तो अब बोल रहा है एज हस्बैंड सिबलिंग इज ए, केस वन हम लोग देखते हैं। तो ये ए है, ए सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर है, फीमेल है। एज हस्बैंड सिबलिंग इज बी, ठीक है। और केस टू क्या होगा, एज सिबलिंग, अब सिबलिंग एक बार मेल ले लेते हैं, उसकी स्पाउस है बी, या फिर एक बार फीमेल ले लेते हैं, उसका स्पाउस है बी, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशंस में यही चीज है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये हमारा फैमिली ट्री था, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, चलो ये ऐसे बोलूं कि ए है मैरिड टू बी है, ये है सिस्टर इसकी कोई, अब ये मैरिड है, मान लो ये सी है और ये है आपका डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी, ए विद रेस्पेक्ट टू डी, तो अगर हम आपसे बोलूं तो जनरल टर्म क्या हो गया, आपकी जो वाइफ है उसकी जो बहन है उसका हस्बैंड। अगर आप ऐसे जनरल टर्म में बोलो तो आप क्या बोलोगे, साड़ू भाई, साड़ू हो गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्या खून का रिश्ता हो रहा है इन लोग में, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि जब भी ब्रदर इन लॉ आएगा, क्या हम लोग बोल सकते हैं ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ऑफ डी? नो, ए इज नॉट ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ की बात आए तो हमें बस इसको ही कंसिडर करना है, समझ रहे हो। तो ए इज नॉट ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, तब आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, आप तो दोगला वाली बात कर दे रहे हो, कभी ये बोल रहे हो कभी वो बोल रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सुनो अच्छे से। अगर आपको ऐसा कुछ आए, ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपने अरेंज किया और ऐसा आया, अब आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी। आपके पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है आपके पास कि सिस्टर, ऑप्शन 2 ब्रदर, ऑप्शन 3 मदर, ऑप्शन 4 फादर और ऑप्शन 4 ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, ये क्या डायरेक्ट रिलेशन है डी के साथ? नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ आए और ऑप्शंस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, और कोई आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको ब्रदर इन लॉ मार्क करना है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप जब पॉसिबिलिटीज बनाओगे तब आप इसको कंसीडर नहीं करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, और साथ में आपकी 5-6 लाइन्स और है, एक पैसेज है उसमें 5-6 लाइन्स और दिया हुआ है, तो आप इसको एज्यूम नहीं करोगे, इसको आप एक पॉसिबिलिटी बना के नहीं चलोगे। आप पॉसिबिलिटी किसको बनाओगे? इन तीनों को ही। अगर हमें बनाना है तो ये तीनों का ही बनाएंगे। अब डिपेंड्स जेंडर ऑफ बी क्या, अगर जेंडर ऑफ बी बोल रहे हैं कि मेल है फीमेल है तो उस हिसाब से आपकी ये पॉसिबिलिटीज कुछ कुछ कट जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये 3 पॉसिबिलिटी ही बनेगी, आपको ये नहीं बनाना है, समझ रहे हो।
बट अगर अरेंजमेंट आपकी बन गई और आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो आपको जरूर मार्क कर देना, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं तो। क्लियर है? इसी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, क्लियरिटी बढ़ती है। तो कोई नहीं, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है? क्वेश्चंस का जब भी आप करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ वाली चीज, जो भी लाइन में ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, वो इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे। जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तब तक वो इंफॉर्मेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग बाकी सारी लाइंस की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, उसको एक बार के लिए छोड़ देंगे। क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान क्या देनी है कि हमें ब्लड रिलेशंस में बहुत स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आपको पॉइंट्स पिकअप करनी पड़ेगी, आपको एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एक लाइन आपने जोड़ी, सेकंड लाइन उसे रिलेट नहीं हो रही तो सेकंड लाइन आपने क्या किया, साइड में इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। आपको ट्राई करना है कि आप इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं करो ब्लड रिलेशंस में जब तक कि मजबूर नहीं हो जाओ। जैसे पजल्स ब्लड सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि आप इंस्टेंटली आप बना लेते हो, लिख लेते हो, साइड में इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हो जो आप अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बट यहां पे आपको ऐसा नहीं करना, अनलेस फोर्स टू। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज तो ब्लड रिलेशंस में जितने भी आपको लगता है कि दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ए इज ग्रैंडफादर ऑफ डी, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, डी के फादर का फादर या मदर का फादर। तो जहां जहां जब जब पॉसिबिलिटीज वाली चीज आए ना, जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उसको आपको एकदम लास्ट में रखना है और इन्फॉर्मेशन कॉपी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? देखो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड रिलेशंस का जो पैसेजेस होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, अगर प्री की बात करें तो। ठीक है, तो छोटे छोटे आपके लाइंस रहेंगे, 5 6 7 लाइंस रहेंगे, तो उसमें आपको आप वापस से पढ़ लो पैसेज। जो टाइम आप वेस्ट करोगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉपी करने में, उससे अच्छा आप पढ़ लेना यहाँ पे जो जो लाइंस आपकी बची है ना, उससे आपका टाइम भी बचेगा। समझ रहे हो? तो ये आपको जरूर करना। बाद बाकी आप देखना कि जब मैं करता हूं सॉल्व, पहले तो आप एक बार सॉल्व करके देखो, फिर मेरा वे देखो। ठीक है, आप देखो कि कैसे स्मार्ट वर्क हो रहा है, कैसे मैं सारी पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं कि नहीं, क्या इससे बेटर कुछ हो सकता था, क्या सर ने जो किया है उससे बेटर मैं कर सकता हूं, तो ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि मेथड्स बहुत सारे हैं लेकिन आपको सबसे कम टाइम में करना है। ठीक है, और यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे वैसा कि मैं आपको बोलूँगा कि यार ये अच्छा लग रहा है, अब मैं पहले से प्रैक्टिस करके रख लूँ, फिर मैं आपको बोल दूँ कि अरे इसको यहाँ लगाते हैं, यहाँ ठीक बैठेगा, तो वो तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। तो ये काम अपने नहीं करेंगे। ठीक है, अपने ऐसा चीज़ सीखेंगे जो आप खुद से भी जब करोगे तो आपको काम आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, दे आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। ठीक है, नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड। देखो ये लाइन का मतलब क्या होता है, नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड, मतलब अगर किसी का चाइल्ड है तो उसका सिंगल पेरेंट नहीं, साथ में एक और होगा ही होगा। ठीक है, मतलब मदर फादर दोनों जिंदा होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर का एक चाइल्ड है, फादर नहीं है। ये लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है हमारा, एज मदर्स। ठीक है, हम लोग सिंपल सिंपल एक एक करके जाएंगे। एज मदर, ये है मदर, इसकी मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, इसका जो हस्बैंड होगा उसकी मदर। एज मदर्स मदर इन लॉ इज ई। ठीक है, अच्छा मैं आपको और एक चीज बोलना भूल गया कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये कि जब भी आप बनाओ तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, 6, कितने लोग और आ सकते हैं। ये लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अभी मैंने बनाया 4, अब आपने और कुछ इंफॉर्मेशन की मान लो 5, अब आप अटक गए, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ अब और एक ही बॉक्स आएगा, एक ही सर्कल आएगा। इससे आप देखना कि कैसे बहुत कन्वीनियंटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जहां रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, तो ये आपके लिए बहुत मतलब वो है, कन्वीनियंट है। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि F इज मैरिड टू ए, सॉरी हाँ F इज मैरिड टू ए।
अब जेंडर तो हमें पता नहीं है कौन है, मेल है फीमेल है, ठीक है। चलो, डी इज फादर ऑफ सी, क्या यहाँ पे डी और सी हम लोग कहीं लगा सकते हैं? ठीक है, हम लोग छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। जेंडर ऑफ बी एंड इज सेम, अब ए का हमें पता नहीं है तो बी का कैसे ही पता होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग वापस से उसमें जाएंगे और देखेंगे कौन सी लाइन हमारी छुट्टी थी। हमारी ये लाइन छुट्टी थी और ये लाइन छुट्टी थी, उससे पहले तो सारी लाइन्स हम लोग ने कवर कर ली है। अब डी इज फादर ऑफ सी, अब अगर आप देखोगे कि डी इज फादर ऑफ सी, अब ऐसे मत करना कि यहाँ पे बना रहे हो फिर यहाँ पे खोज रहे हो, सिंपल से आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, तो अलग से क्यों बनाना है, ठीक है। अब आप समझो कि डी कहाँ कहाँ हो सकता है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान में आनी चाहिए कि बोला गया था नो सिंगल पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड, तो इसका अगर कोई चाइल्ड है तो इसका एक लाइफ पार्टनर भी होगा, ठीक है। ये फीमेल है तो ये मेल होगा, सिंपल। अब आपको ध्यान में ये होनी चाहिए कि 6 लोग हमारे अरेंज हो गए ऑलरेडी और हमारे पास कोई जगह नहीं है, नो रूम फॉर एनीवन एल्स, ठीक है। अब डी इज फादर ऑफ सी, अब डी कहाँ कहाँ हो सकता है, डी यहाँ अगर हम लोग डी को यहाँ पे रखते हैं तो इसके साथ एक पर्सन और आएगा सी, है ना। सी के लिए कोई जगह यहाँ पे है नहीं खाली, हमको एक और जगह लाना पड़ेगा सी, तो अगर एक और लाएंगे तो 7 मेंबर हो जाएंगे, तो डी यहाँ होगा नहीं, तो डी के लिए एक ही जगह बची, ये वाली। डी इज द फादर ऑफ सी, तो ये है सी, ठीक है। अब बचा हुआ जो पर्सन है वो है बी, वो यहाँ पे है। अब बोला हुआ जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, तो ये फीमेल तो ये भी फीमेल, ये फीमेल तो ये मेल। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे काफ़ी, ठीक है, सिंपल। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं करता हूँ। देखो, दे आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, पी इज द मदर ऑफ आर, जो पी है मदर ऑफ आर है, कोई दिक्कत नहीं। जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, हमें इसकी यूज़ है, यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि इसको 2 पॉसिबिलिटीज़ बना के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग, यहाँ पे टी है, टी इज द, जी इज द ग्रैंडफादर, ये बना लिया साइड में। अब ये ध्यान में नहीं है कि मदर भी हो सकती, तो इससे अच्छा आप एक काम करो ना, आप इंफॉर्मेशन उसको कॉपी ही मत करो अगर आपको ज़रूरी नहीं है अब तक, तो समझ रहे हो। तो गलती जो लोग करते हैं उसी से आप सीखोगे, क्योंकि सेम गलती बहुत लोग करते हैं, ठीक है। चलो, तो P इज द मदर ऑफ आर, ये हमें यूज नहीं कर पा रहे, छोड़ देते हैं। G इज द फादर इन लॉ ऑफ N, ये भी नहीं कर पा रहे, छोड़ देते हैं। Z इज द मदर ऑफ T, ये भी नहीं कर पा रहे, छोड़ देते हैं। L इज द डॉटर ऑफ P। अब मेरे को बताओ कितना सेंटेंस है, कितना आपको टाइम लगेगा बार बार पढ़ने में इसको, बहुत कम टाइम। L इज द डॉटर ऑफ P, तो ये हो गई L। T इज द डॉटर ऑफ R, तो ये है T, ठीक है। अब हम लोग वापस जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन सी लाइन्स हमारी छूट गई थी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप कौन से आप इससे रिलेट कर सकते हो, P और R के बाद तो कोई लाइन थी नहीं हमारी। L और T के बारे में देखो कोई लाइन है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे है Z इज द मदर ऑफ T, तो Z कहाँ होगा, कहाँ होगी, यहाँ पे। अगर Z फीमेल है तो ये होगा मेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने देखो, अब आप देखोगे ये वाली लाइन हम लोग ने यूज़ कर ली है, ये वाली भी यूज़ कर ली है ना, ये वाली भी यूज़ कर ली है, तो आपको पता है कि यहाँ से आपकी लाइंस बची थी, ये वाली जी वाली, ठीक है। अब आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी है कि 3 2 5 5 लोगों की अरेंजमेंट हो गई और 2 लोग बाकी है, ठीक है। 2 लोग कौन कौन है, जी और टी, ठीक है। अब आप देखो कि जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, तो जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी मतलब क्या हो गया। अब आपको क्या होगा ना, अब लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे इसको जी बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन लोग के माइंड में ये नहीं रहता कि ये आप जो बना रहे हो यहाँ पे पेयर करके जी, ठीक है, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, ये दिख रहा है, ईजी हो रहा है, बन रही है बात, है ना। लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए ज़रूर कि एक और पॉसिबिलिटी भी थी, हो सकता है जो मदर है उसका फादर हो जी, वो भूल जाते हैं लोग, जो कन्वीनियंट है वो करते हैं। और जैसे ही हल्का सा ब्लड रिलेशन थोड़ा सा भी टफ आता है, थोड़ा सा क्या मॉडरेट भी आता है, तो वहाँ हालत ख़राब हो जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए, या तो आप दिमाग में कर लो कि यहाँ पे रखते हैं तो बाकी सब बात बन रही है कि नहीं। अगर आप वो कैपेबल हो,
अभी में भी आप कैपेबल नहीं होंगे क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो इसलिए अपने 2 डायग्राम बना के करते हैं एक बार, ठीक है। अब जब जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उससे क्या होगा कि आप ये एक में ही कर पाते हैं ये वाली क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो अपने ये वाली कर लिए। अब मैंने आपको क्या बोला कि जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, तो एक बार तो जी यहाँ हो सकता है, मदर का फादर, या फिर फादर का फादर, फादर का फादर मतलब यहाँ पे होगा जी, ठीक। अब बोला हुआ है जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, तो जो जी है, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, क्या इसमें बात बन रही है? जी इज फादर इन लॉ ऑफ एन तो हो नहीं रहा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रूल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया एन, इससे हमारी बात बन गई, ठीक है। अब आप एक और चीज पूछ सकते थे कि सर आपने 2 क्यों बनाया, ये तो एक में ही दिख रहा था यहाँ पे। बात सही है, मैंने बस ब्लड रिलेशंस का आपको स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग में है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता था ब्लड रिलेशंस का, तो उन्हें दिक्कत आती, तो इसलिए मैं डायग्राम बनाया, ठीक है। बट ये वाली आपको एक डायग्राम में ही करनी थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया, है ना। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि जी इज दी, यहाँ पे जब हम लोग किए थे कि जी इज दी फादर इन लॉ ऑफ एन, अब हो सकता है एल का एक सिस्टर हो या ब्रदर हो, उसके बाद उससे शादी हुई हो एन की, तो भी जी होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होगा कि एक एलिमेंट और बढ़ जाता, है ना। जैसे यहाँ पे 4 दिन 7 हो रहे, अगर आप एल का ब्रदर या कोई एक सिबलिंग लेते, उसके साथ शादी करवाते एन की, तो आपका एक मेंबर बढ़ जाता, आपके टोटल 8 मेंबर हो जाते, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, 7 मेंबर है, ठीक है। तो ऐसे आपको बुलेट प्रूफ होकर चलना है, मतलब एकदम कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे में कोई एज्यूम नहीं लिया हम लोग ने, ना कोई हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। चलो, there are 7 persons this who belong to a family having 3 generations, ठीक है। B is the only child of K, तो ये K है, ये हो गया B। अब चाइल्ड है तो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, हमें पता नहीं, आपको बस ध्यान रखना ओनली चाइल्ड है, मतलब B का कोई सिबलिंग नहीं होगा। K इज द फादर इन लॉ ऑफ A, अब जैसे ही फादर इन लॉ आया ना, तो आपको पता है मेल है, तो सबसे पहले तो ये कर दो। अब K इज द फादर इन लॉ ऑफ A, अब फादर इन लॉ ऑफ A मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मैंने आपको ये लाइन नहीं दी है, ठीक है, K इज दी, अगर आपको मैंने बोला है कि B इज दी चाइल्ड ऑफ A, सॉरी B इज द चाइल्ड ऑफ K, तो आपने क्या किया, K B इज दी चाइल्ड ऑफ K, हाँ, तो आपने क्या किया, B ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K इज द फादर इन लॉ ऑफ A, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसको शादी करवाते हैं A की, ऐसा करते हैं ना मैक्सिमम लोग कि हाँ यही होगा। बट यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था कि ये है B, इसका एक सिबलिंग है, कोई एक ब्रदर है M, उससे मैरिड हुई है A की, तो भी तो ये बात बन रही है, K इज दी फादर इन लॉ ऑफ A, है ना। तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि B इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ K, B का और कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। K इज द फादर इन लॉ ऑफ A, तो इसका मतलब ऐसा होगा, जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है। अब बोला हुआ U इज द ओनली सन ऑफ W, यहाँ यूज नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। हु इज द हस्बैंड ऑफ I, यूज नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। U इज द ब्रदर ऑफ A, तो जो U है ब्रदर ऑफ A, ठीक है। T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K, ओनली चाइल्ड है। अब यहाँ पे भी आप देखो, अब ओनली चाइल्ड है तो इसी की बेटी होगी, और तो किसी की हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K, ठीक। अब आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे U के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, U के लिए क्या दी थी, U इज द ओनली सन ऑफ W, ओनली सन ऑफ W, W का जेंडर हमें नहीं पता। अब U और A सिबलिंग से, अब U अगर ओनली सन है तो ये डॉटर होनी पड़ेगी, अगर ये भी को भी आप इसको सन बनाओगे तो 2 सन हो गए ना, तो ओनली सन नहीं होगा, तो ये फीमेल है तो ये हो गया आपका मेल।
अब आप फिर से ध्यान दो, 4 3 4 2 6, 6 लोग हो गए, हमारे पास एक जगह है, ठीक है। डब्लू हु इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो डब्लू जो है हस्बैंड ऑफ वाई है, हमारे 7 लोग हो गए, कुछ अज्यूम नहीं किया, हमारा बुलेट प्रूफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। There are 7 members in a family. K is married to J. जो K है married to J है। अब कौन मेल कौन फीमेल हमें पता नहीं। J is the daughter, जैसे ही J डॉटर आया मतलब फीमेल है। J is the daughter of A. J is the daughter of A. ठीक है। A is married to N's only brother. अब married to brother है तो मतलब married to male है तो ये फीमेल, तो N's only brother, ठीक है। आपको ध्यान रखना एन्स ओनली ब्रदर, मतलब एन का सिर्फ एक ही भाई है, एन की बहन हो सकती है और भाई एक ही है, ठीक है। चलो अब बोला हुआ है एच इज द ओनली अंकल ऑफ जे, ठीक है। अब एच को आप कहां पुट करोगे, एच हो सकता है आपका मदर का भाई हो, मैंने आपको बोला था मदर का भाई भी हो सकता है जो फादर है फादर का भाई हो, एच के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो रही है। अब आप में इगरनेस होती है कि यार 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते, नहीं ठहरो, पॉसिबिलिटीज बन रही है, देखेंगे, ठीक है। जी इज द मदर ऑफ एच, एच के बारे में हमने नहीं बोला हुआ है, छोड़ दो कोई बात नहीं। डी इज द फादर इन लॉ ऑफ के, जो डी है फादर इन लॉ ऑफ के है तो ये होगा डी, है ना, फादर इन लॉ ऑफ के की जो वाइफ है उसका फादर। ए हैज नो सिबलिंग्स, तो आप यहां पे देखोगे कि ए का कोई सिबलिंग्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो लाइन थी एच इज द ओनली अंकल ऑफ जे, तो ए का भाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पापा है उसका ही भाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये बोल रहा है जे जो, सॉरी जे नहीं, यहां पे होगा आपका एच। अब आप एक चीज ध्यान दोगे, यहां पे क्या बोल रहा हुआ है कि एच इज द ओनली अंकल, तो क्या एन मेल हो सकता है, अगर एन मेल कर देते हैं तो जे के कितने अंकल हो गए, 2 अंकल हो गए, ये तो फादर है, 2 अंकल एन और एच, तो ये फीमेल होगी। वापस से आप जाओ 7 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग ये है ना, ये माइंड में रखोगे ना, देखो आप ब्लड रिलेशन कितना ईजी होता है आपके लिए। 7 लोग हैं, 6 हम लोग ने प्लेस किया है, ठीक है, ये चीज हमेशा रखोगे, कितने और लोगों की जगह है, ठीक है, ये हो गया। अब और क्या था हमारा, और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, कौन बच गया, और 4 2 6 हो गए, एक जन कोई बच गया, के इज मैरिड टू जे, जे इज डॉटर ऑफ ए, अच्छा जी इज मदर ऑफ एच, तो ये हो गई जी हमारे 7 लोगों की अरेंजमेंट कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखोगे आप, दे आर 7 मेंबर्स, दिस दिस दिस, दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस, ठीक है, 2 जनरेशन है। एफ्स ओनली सिस्टर्स, ओनली आप ध्यान रखना, ओनली सिस्टर्स, फादर इन लॉ इसका कौन होगा, इसका जो हस्बैंड होगा उसका जो फादर है, फादर इन लॉस वाइफ, फादर इन लॉस वाइफ इज जी, बोला हुआ है फिर एफ हैज अ फादर, तो एफ हैज अ फादर, ठीक है। ई इज सन ऑफ सी, हमारे पास ई और सी कुछ है नहीं, हम लोग छोड़ देते हैं। नीदर डी नॉर ए इज मैरिड टू ई, नहीं है, छोड़ दो। कुछ भी है एफ और जी के बारे में, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चलो अब मजबूरी, अब क्या करें, यहाँ तक हम लोग ने यूज़ कर ली थी ई इज सन ऑफ सी, ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो क्या, देखो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि 2 जनरेशन ही है, ये एक, ठीक है, तो ई कहाँ हो सकता है, अगर आप सी कहाँ हो सकता है, सी क्या नीचे में हो सकता है, अगर सी नीचे में होता है तो ई उसके नीचे होगा, 3 जनरेशन हो जाएंगे, हमें तो बोला है 2 जनरेशन है, तो ये तो है डेफिनेट कि सी ऊपर वाले जनरेशन में होगा, ठीक है। अब आप देखो कितने लोग हमने अरेंज कर लिए, 3 6 लोग हो गए, तो एक स्पेस और है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या सी इन 2 बॉक्स में से कुछ एक में होगा, या सी और कहीं भी हो सकता है, मान लो इसका भाई या इसका भाई हो सकता है, ये क्वेश्चन अराइज करो, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों में ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, तो कैसे आपकी ब्लड रिलेशन स्ट्रांग होगी। आप देखोगे अगर आप
इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों बॉक्स को छोड़ के कहीं और सी लेते हो, इसका या इसका भाई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सी के साथ एक ई भी आएगा, ठीक है। तो कितने परसेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2% ऐड हो जाएंगे। हमारे पास जगह कितने की है, जगह है हमारे पास, स्पेस कितनी है, 1% के लिए स्पेस है ना। सी सपोज आप ऐसे बनाओगे, सी इसको ब्रदर है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो कितने लोग हो गए, एक ज़्यादा हो गए ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, इससे आपको ये समझ में आया कि जो आपका सी है वो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब आप देखोगे क्या क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जिससे हम इसे बता सके कि यही होगा यही होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई इन्फो है नहीं, तो यहाँ या तो यहाँ। तो अब हम क्या करें, और कोई लाइन भी ऐसी नहीं है कि जिससे हम लोग यूज़ कर सकें, है ना। तो अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। तो ये हो गया एफ, ये हो गया इसकी सिस्टर, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ठीक है, 2 जनरेशन ही। तो अब आपको देखो, एक बार सी को यहाँ ले लो, एक बार सी को यहाँ ले लो, यही तो। अब आपको ध्यान देना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सी का जो सन है वो ई है, ठीक है। अब ई कौन होगा, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे एक सन इसका हो गया, है ना। अब सी का एक सन ई है, तो मैं आपको ना श्योरिटी होके बोलता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन किसी से भी पूछ लेना, आप जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि सन ऑफ ई सन ऑफ सी, इसको ई बनाएंगे, फिर खत्म बात, फिर इसको दोनों को सॉल्व करते रहेंगे, फिर लास्ट में देखोगे कि कोई एक बन रहा है, अगर लक फेवर कर गया तो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे कितने लोग अरेंज हुए, 3 3 6, एक जन की स्पेस और बाकी है। तो जो ई है वो सन भी तो हो सकता है सी का, इसका भाई भी तो हो सकता है, जरूरत है ना यही होगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी, भले ही आप इसको लास्ट में करना, आप इसको पहले करो, इसको पहले करो, वो थर्ड वाली को लास्ट में करो, आपको लग रहा है कि चांसेस कम है, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, चलो यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एफ, ये हो गई उसकी सिस्टर, ये हो गया सी, ये हो गया जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार सी का भाई ले लेंगे, ये वाली ई, और एक बार इसी को ई ले लेंगे, ये तो मैरिड है, ठीक है, दिक्कत नहीं। ये वाली इंफॉर्मेशन भी हम लोग ने यूज़ कर ली, ठीक है। अब और हम क्या इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 3 7 लोग हो गए, यहाँ पे भी 7 लोग हो गए, यहाँ पे 3 3 6 लोग ही हुए, ठीक है। मतलब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ एक जन की जगह है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेदर डी नॉर ए इज मैरिड टू ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, ठीक है, ओके, ठीक है। डी इज मैरिड, अब डी इज मैरिड मतलब क्या हो गया, डी यहां हो सकता है, या तो यहां, नहीं तो यहां, ये 3 प्लेसेस है, तीनों ही मैरिड है। तो अब इसको कैसे करें, अब आपको देखो कि अब डी के साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, ए इज नॉट मैरिड टू डी वगैरह वगैरह, जेंडर वगैरह। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो ये वाले प्लेस में, तो आपके लिए 2 प्लेसेस बच गई ए और बी के लिए, या तो ये ए या तो ये ए, है ना। बट यहाँ पे बोला हुआ जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, तो अगर आप यहाँ पे लेते हो डी को या फिर यहाँ पे लेते हो, तो आपके लिए 2 जो बॉक्स जो प्लेसेस बचेंगी वो अपोजिट जेंडर्स की बचेंगी, बी एंड ए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डी हमारा यही हो सकता है और कहीं हो नहीं सकता, क्लियर है। अब आप देखो कि D इज नॉट मैरिड टू ए, यहां पे ए हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली ए कहां होगा, यहां पे होगा, ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब आप देखो कि क्या कोई और इंफॉर्मेशन है जो इसको इनकरेक्ट बोल देती है, ठीक है। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन तो हम लोग ने सही की थी, ये वाली भी एफ एज अ फादर, ई इज अ सन ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं। नेदर डी नॉर ए इज मैरिड टू, ये भी सही है। जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, ये भी सही है। डी इज मैरिड, ये भी सही है। जी इज नॉट मैरिड टू ए और बी, देखो जैसे ये लाइन आई जी इज मैरिड टू ए, तो ये हमारी रूल्ड आउट हो गई,
ठीक है, अब इसमें आते हैं एक बार। ठीक है, इसमें आप देखोगे इसमें 4 3 7 लोगों की अरेंजमेंट हो गई है, एक जन की भी जगह है नहीं। इन 2 बॉक्सेस में, इन 3 बॉक्स में डी ए बी आएंगे। अब हमें पता था डी इज़ मैरिड, तो डी यहाँ तो हो नहीं सकता, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर यहाँ पे आप लेते हो स्क्वायर वाले में तो सेम प्रॉब्लम आएगी, ए और बी सेम जेंडर में हो नहीं सकते, तो डेफिनेटली ये डी होगा, ये ए और बी होगा। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि ए इज़ नॉट मैरिड टू डी, ये ए हो नहीं सकता, तो ये ए होगा, ये होगा बी। लेकिन आपको ये पता है कि जी इज़ नॉट मैरिड टू ए और बी, है ना। अच्छा, ये तो सही है। अब आप देखो क्या और कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास जो आपको इसको रॉन्ग कर रही है। नेदर डी नॉर ए इज़ मैरिड टू ई, सही है। जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, सही है। डी इज़ मैरिड, सही है। जी इज़ नॉट मैरिड टू ए और बी, सही है। ए इज़ नॉट मैरिड टू डी, ये सही है, ये हमारे करेक्ट है। एफ का जो जेंडर है वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एफ का जेंडर पता नहीं चल रहा है, मेल है या फीमेल है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये तो होनी नहीं चाहिए अरेंजमेंट। अब ये देखते हैं ये क्यों नहीं होगी। ठीक है, अब इसको आप देखोगे क्या कि 3 है 3 है, 6 लोग होंगे, 1 लोग एक्स्ट्रा आएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि हमें ये पता है कि डी इज़ मैरिड। ठीक है, अब डी यहाँ हो नहीं सकती, हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि नेदर डी नॉर ए इज़ मैरिड टू ई। ठीक है, अब आप डी को किससे शादी करवाओगे? यहाँ कहीं शादी हो नहीं सकती, ये तो ऑलरेडी कपल है। ठीक है, आप एफ से शादी करा सकते हो, है ना, या फिर आप इससे शादी करवा सकते हो, राइट। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे कि अगर आप इससे शादी करवाते हो, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे डी होगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो या तो आप क्या करोगे इसको, या तो एफ की शादी डी से करवाओगे या फिर इसको करवाओगे। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से अपने एक बार यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज लेके करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे ना, भले एग्जाम में आप ऐसे मत करना, ठीक है, लेकिन आप ऐसा अभी देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही है, आप क्या छोड़ रहे हो। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो क्या चीज़ पे रिस्क ले रहे हो, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला, एक बार आप शादी करवा दो डी की इससे, ये फीमेल हो गई। एक बार शादी करवा दो आप डी की इससे, है ना। अब यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं रहेगा कि डी मेल है या फीमेल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। जो डी है, अब हमारे पास क्या प्लेस बचेगी, ए और बी के लिए बचेगी प्लेस, है ना। 4 3 7 लोग हो गए। अब ए और बी अलग अलग जेंडर्स में होंगे अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो। लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, क्या कि सर आपने डी को यहाँ क्यों लिया, डी यहाँ पे भी तो हो सकता है कि नहीं। तो हर एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आप एक्सपर्ट बनोगे। तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, तो अगर डी यहाँ पे होता है तो आपके लिए ये प्लेस में क्या हो सकती है, ए और बी सेम जेंडर्स हो जा रहे हैं। बट आपको ये पता है कि डी इज नॉट मैरिड, कहाँ गया, एक सेकेंड को, हाँ, तो जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे आप डी रख सकते हो। अब यहाँ पे ए और बी सेम जेंडर्स हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ए और बी करोगे, यहाँ पे ए हो नहीं सकता क्योंकि हमें बोला गया नेदर डी नॉर ए इज मैरिड टू ई। तो यहाँ पे अगर ए होगा नहीं तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो गया आपका ए। अब आप देखो कि क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो आप इसको रूल्ड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि नेदर डी नॉर ए इज मैरिड टू ई, नेदर डी नॉर ए इज मैरिड टू ई, सही है। जेंडर ऑफ बी एंड ए इज सेम, सही है। डी इज मैरिड, सही है। जी इज नॉट मैरिड टू ए और बी, ये भी सही है।
ए इज नॉट मैरिड टू डी। अब यहां पे आपकी दिक्कत आ गई, तो ये आपकी रूल्ड आउट हो गई। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं। इस पे 4 3 7 लोग ऑलरेडी हो गए, हमारे पास एक भी प्लेस एक्स्ट्रा और नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पे आप देखोगे कि 2 ही प्लेस हमारी बची है। अगर आपके 2 प्लेस बची है, 2 प्लेसेस ए और बी के लिए ही हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग जेंडर्स हैं, तो अलग अलग जेंडर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारी ऐसे ही रूल्ड आउट। तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट ये वाली ही बनेगी। अब आप समझ लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होता, मान लो SBI PO प्री में आया होता आपका एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी आने के चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, या अब आप मेरे को बताओ ये वाले में आप कैसे करते हैं क्वेश्चन। आप मैं मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आप देखोगे कि ये पॉसिबिलिटीज लेके करते हैं नहीं, उन लोग क्या करते, एक ना एक ट्रायल लेके करते, फिर दूसरा ट्रायल लेके करते। उन्हें पता है कि हाँ 3 पॉसिबिलिटीज ही हमारी बन रही है। अब चक्कर क्या होता है कि आपने तीनों ट्राई कर ली, तो आपको क्या लगेगा कि यार पक्का मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 4th पॉसिबिलिटी भी है। समझ रहे हो? तो आप वो हिट एंड ट्रायल, वो लक के हिसाब से अपना सिलेक्शन उसके लिए नहीं रख सकते कि लक अच्छा हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपने मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपका सिलेक्शन होगा। लक से मैटर नहीं है ना? स्पेशली बैंक एग्जाम्स में तो नहीं, SSC वगैरह में फिर भी आप बोल सकते हो, है ना? तो चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे करते हैं। ठीक है, देयर आर 9 मेंबर्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है @सुमित सर SK, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम में मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, ग्रुप में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अजीब लग रहा है, आप मेरे को वहाँ पे पर्सनली टेक्स्ट करो कि सर आपने जो लिया था, F ऐसे लिया था, D वैसे लिया था, Q लिया था, वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देयर आर 9 मेंबर्स, दिस इन अ फैमिली। ठीक है, among them there are 6 male members, तो 3 फीमेल है, 9 मेंबर्स है टोटल। ईच फीमेल हैज 2 sons and 1 daughter except the 3rd generation फीमेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लास्ट जनरेशन है, नहीं लास्ट का तो हमें बोला नहीं है, चलो ठीक है, तो बोल रहा है कि जितनी भी फीमेल है उनके 2 सन होंगे और 1 डॉटर होंगे, 3rd जनरेशन को छोड़ के। जो 3rd जनरेशन की फीमेल है उनके ज़रूरी नहीं है कि 2 सन और 1 डॉटर हो, लेकिन बाकी सबके तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ठीक, तो बोला हुआ है। अब क्या करते हैं इसको देखेंगे। अब D इज ग्रैंड मदर ऑफ I, मैंने आपको क्या बोला, हु हैज नो चिल्ड्रन। अब आपको ध्यान क्या देना है, D इज द ग्रैंड मदर ऑफ I, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो आप इसको अवॉइड करोगे अनटिल एंड अनलेस आपकी मजबूरी है कि आपको इसको यूज करना पड़े, 2 पॉसिबिलिटी बनाना पड़े, तो आप बनाओ। लेकिन यहाँ पे मजबूरी हमें है कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं है ना, हमने तो क्वेश्चन आगे देखा ही नहीं, तो इससे हम लोग छोड़ देंगे। B इज द डॉटर ऑफ A, जो B है डॉटर ऑफ A है। B इज द डॉटर ऑफ A। ठीक है, हुज स्पाउस इज अलाइव, तो इसका एक स्पाउस है। अब कौन है, मेल फीमेल हमें पता नहीं। अब बोला हुआ है कि I इज द डॉटर ऑफ G, हमें पता नहीं I और G। देखो A और B के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, देखो A इज मैरिड टू D, A इज मैरिड टू D। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा था, D इज ग्रैंड मदर ऑफ I, तो इससे ये तो पता है कि ये फीमेल है और ये मेल है। अब D इज द ग्रैंड मदर ऑफ I हु हैज नो चिल्ड्रन। अब आपको ये नहीं पता ना कि I नीचे में होगी ये जनरेशन में। ठीक है, अब I ये जनरेशन में है, ठीक है, तो आपको ये तो पता नहीं है कि बेटी की बेटी है या फिर बेटा की बेटी है। आप एज्यूम तो लेके नहीं चल सकते कि यही आई होगी, समझ रहे हो? अगर आप ऐसा करते हो कि यहीं पे आपने क्या किया, आपने क्या, आई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई, आपने क्या किया, इसको आई बना दिया और आप करते ही जा रहे हो और आपका माइंड में है भी नहीं कि एक पॉसिबिलिटी और है, हम लोग ने इग्नोर किया। अगर आप ऐसा कर रहे हो बट आपके माइंड में है कि हाँ एक पॉसिबिलिटी और बन रही थी, तब तो चलो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की होती नहीं है, अपने आई बना दिया करते हैं और फिर भूल जा रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज थी। सब कुछ तो याद नहीं रहेगा, अब इसमें घुसे हुए हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही, और पूरा पेपर बर्बाद। ठीक है, तो ये नहीं करना।
अब आपको बस क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको ये पता है कि आप बस देखना कि कैसे पूरा बुलेट प्रूफ करता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे आई होगा थर्ड जनरेशन में, ठीक है, या हाँ ये वाली जनरेशन में, ठीक है। आपको पता नहीं वो थर्ड जनरेशन है कि नहीं, ठीक है। अब हो सकता है इससे ऊपर भी एक जनरेशन हो, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे जनरेशन में आई है और आई क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब आई अगर फीमेल है, ठीक है, अब आपको ये पता है कि फर्स्ट वाली जो जनरेशन होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये थर्ड जनरेशन तो हो नहीं सकती है, ये भी थर्ड जनरेशन हो नहीं सकती है, क्योंकि इसके नीचे एक जनरेशन है ना। तो अब इसका क्या होगा, ये एक फीमेल है तो इसके साथ 2 सन एक डॉटर आएंगे, तो हम लोग ऐसा बना देते हैं। अब आपको पता है कि ये थर्ड जनरेशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद और एक जनरेशन है, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है इसके साथ भी 2 सन एक डॉटर आएंगे, तो कितने लोग होंगे, 3 6 8, कुछ भी हम लोग ने एज्यूम नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करें, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे आपको क्या पता है कि 3 6 8 लोग हो गए, एक बचा पर्सन, तो फीमेल 1 2 3 हमारी हो गई, वो मेल ही होगा जो बचा हुआ पर्सन है। अब ये जो है इसके साथ इसके नीचे और कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई आता है तो वो अपने साथ 3 लोगों को लाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं, एक ही पर्सन आ सकता है। तो ये आपका थर्ड जनरेशन हो गया। और थर्ड जनरेशन में कौन बोला था, आई इज द डॉटर ऑफ जी। थर्ड जनरेशन के लिए आपको ये पता है कि यहाँ पे और कोई ब्रदर से इसका आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि 2 सन एक डॉटर है। अगर यहाँ पे आप किसी और की शादी करवाते हो और उसके जो डॉटर है वो आई होती है, ठीक है, तो उसके साथ 2 पर्सन आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे देखोगे 3 2 6 2 8, हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है, तो डेफिनेटली आपको बी की ही शादी करवानी पड़ेगी। मैं वापस से बोलता हूँ, मे बी आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मे बी अच्छे से मैं समझा नहीं पाया शायद, मैं आपको वापस से एक बार बोलता हूँ, ठीक है। आपको क्या पता है कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनके 2 सन्स होंगे, एक डॉटर होगी, एक्सेप्ट द थर्ड जनरेशन फीमेल। अब आपको ये तो पता नहीं है थर्ड जनरेशन कौन सी है, ठीक है, लेकिन जो लास्ट जनरेशन होंगी वही होगी थर्ड जनरेशन। क्यों, क्योंकि लास्ट जो जनरेशन है उसके वो नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, आपकी 2 सन से डॉटर नहीं होगा, है ना। अब आपको एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई, इसका मतलब क्या है, आई ये वाले जनरेशन में ही होगी, है ना। अब ये हो सकता है फादर की मदर हो या मदर के फादर हो, हमें नहीं पता, ठीक है। तो आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई। तो अब आप समझो कि डी इज द ग्रैंड मदर। अब हो सकता है कि जो बेटा है, बेटा की बेटी हो आई, तो बेटा की अगर बेटी होती है आई, ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया आपका 2%, ये हो गया आपका 2%, इतना तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आई इज दी कहाँ गया, हाँ, तो D इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई बोल रहा, तो D हमारा यहाँ है, तो I हमारा कहाँ हो सकता है, I हमारा डेफिनेटली यहीं पे ही होगा। क्या आपके पास I के लिए कोई और प्लेस बच रही है, नहीं बच रही है, समझ रहे हो। अब आप ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या बोला है, आई से रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन हम लोग को दी गई है, वो क्या दी गई है कि जो आई है वो डॉटर ऑफ जी है, ठीक है। तो डॉटर ऑफ जी मतलब क्या हो गया, इसका हस्बैंड होगा जी। अब यहाँ पे हमारी 9 लोगों की अरेंजमेंट हो गई है, 4 6 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप। अब आगे कैसे बढ़े, अगर आप यहाँ पे देखो कि ये वाली हम लोग ने यूज़ कर ली, ठीक है, और कहाँ हो गया, हाँ, डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आई हु हैज़ नो चिल्ड्रेन, ठीक है, ये हम लोग ने कर लिया। बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, ये कर लिया, हु स्पाउस इज अलाइव, ठीक है।
I is the daughter of G. I is daughter H and F are brothers and both are children of G. अब चिल्ड्रन ऑफ G है, H and F ब्रदर्स है, यही हो गए. अब H और F यही हो गए तो बच गए 2 लोग. बच गए 2 लोग, कौन से बच गए? एक बच गया C और एक बच गया E. ठीक है. अब C यहाँ और यहाँ. ठीक है, यही होगा. और तो कुछ है नहीं. क्या आपके पास और कुछ है इंफॉर्मेशन जो हम लोग उसको नेगेट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है. उसके बाद क्या लाइन है? ए इज मैरिड टू डी, हम लोग ने यूज़ किया. ठीक है, मैं एक बार और फिर से आपको ये वाली अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी समझाने में यहाँ पे मेरे को लगता है गड़बड़ सी हुई थी बीच में. ठीक है, एक बार और क्लैरिटी आपको मिलेगी. एक बार अच्छे से बढ़िया से समझते हैं. ठीक है. देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली. अमंग देम there are 6 members, 6 male and 3 female. ठीक है, each female has 2 sons and 1 daughter except the third generation female. तो जो थर्ड जनरेशन फीमेल है वो छोड़ के बाकी सारी फीमेल्स के 2 सन 1 डॉटर होंगे. ठीक है, तो अगर ये लाइन आपको नहीं देते एक्सेप्ट थर्ड जनरेशन, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब तो फिर वो चलती ही जाएगी लाइन. समझ रहे हो? तो एंड ही नहीं होगा फैमिली ट्री, क्योंकि एक फीमेल एक डॉटर है तो वो भी एक फीमेल है तो उसका भी होगा, तो चलते जाएगा अगर आपको ये स्टॉपेज नहीं दिया होता तो. ठीक है, अब देखो डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई हम लोग छोड़ देते हैं. 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, छोड़ दो. बी इज द डॉटर ऑफ ए. आपने क्या किया? बी इज द डॉटर ऑफ ए. आपने सिंपल ऐसा लिख लिया. ए हुज सॉरी ए का हमें जेंडर नहीं पता है. ठीक है ना. स्पाउस इज अलाइव. अब कौन स्पाउस हमें पता नहीं, तो आप लास्ट वाली लाइन में देखोगे क्या? ए इज मैरिड टू डी, तो ये है डी, हमें पता चल गया. ठीक है, और कोई यहाँ पे हमने देखा कोई इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं थी. बट हमें ये पता है कि जो ए और डी है, ठीक है, इन दोनों में से एक तो फीमेल होगी ही होगी. ठीक है, तो जो भी फीमेल होगी आपको पता है कि साथ में एक डॉटर आएगी, 2 सन्स आएंगे. अब आपको पता है कि डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई, तो आई ये वाली जनरेशन में होगी. ठीक है, अब डी इज ग्रैंड मदर, तो ये मदर है तो ये फादर हो गया. तो आई ये जनरेशन में, अगर ये जनरेशन में आई है तो ये तो थर्ड जनरेशन हो नहीं सकती, है ना. तो यहाँ पे एक्चुअली आपको लिखा हुआ होना चाहिए था कि यहाँ पे 3 जनरेशन है टोटल. ठीक है, 3 जनरेशन. हालांकि वो अंडरस्टूड सा है बट 3 जनरेशन यहाँ पे दे सकते थे. ठीक है, जो भी है, यहाँ पे आपको ये पता है कि बी के साथ और 2 जन आएंगे, 3 जन आएंगे सॉरी. ठीक है, ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं. 3 3 6 2 8 8 लोगों की अरेंजमेंट हमारी हो गई है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आई ये वाले जनरेशन में है. ठीक है, ये वाले जनरेशन में है तो आई, अब बोला हुआ डॉटर है तो हम लोग ने इसको डॉटर बना दिया. ठीक है, अब और क्या बोल रहा है? जी इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन थी ना, आई इज द डॉटर ऑफ जी, तो आई इज द डॉटर ऑफ जी. अब जी यही होगा. ठीक है, और कहीं तो हो नहीं सकता, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये हो गया जी. वो फीमेल है तो ये मेल होगा. ठीक, अब बोला गया है कि एच एंड एफ आर ब्रदर्स एंड बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ जी, तो यही होगा एच और एफ. अब बच गए सी और ई. सी और ई के लिए कहाँ कहाँ जगह है? यही है, और तो कोई जगह ही नहीं है ना. तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट. ठीक है, तो थैंक यू गाइज. आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब. अगर सेशन अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े मेरे साथ, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स है वहाँ पे आप पूछ सकते हो. थैंक यू, टाटा, गुड बाय.